हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियोस में हमने इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी के लेक्चर्स को डिस्कस किया था। हम अभी तक जीएसटी का 3 लेक्चर कर चुके हैं। बाकी हमने एसएफएम के लेक्चर भी डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और एफआर के भी डालने वाले हैं। तो अगर आपको बेसिकली सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स की फ्री में कोचिंग चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं जो बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जीएसटी से, सॉरी, फर्स्ट हम डीटी से स्टार्ट करते हैं। डीटी की हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। हमारा बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। में ये वर्ड समझते हैं टैक्स होता है क्या। तो टैक्स है क्या, मतलब बात अगर उठी है तो देख ही लेते हैं कि टैक्स है क्या। टैक्स इज़ ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। चार्ज हमने क्या पढ़ा था आईपीसीसी के टाइम पे, कि लॉस हो प्रॉफिट हो देना ही देना पड़ता है। लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली टैक्स क्या है, आपका एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है हमारे ऊपर। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सटोर्शन ऑफ द मनी है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। एक्सटोर्शन वो नहीं जो गुंडे बेसिकली आपसे पैसा लेते हैं, उसमें तो वो तो इलीगल है। एक्सटोर्शन अंडर एनी लॉ, जिसमें वर्ड आ गया ना कि किसी लॉ के अंडर है, मतलब कोई पहले रेगुलेशन बनाए गए, लीगल लॉ बनाया गया, उसके अंडर ये लोग पैसा मांग रहे हैं, तो उसका आप बोल सकते हो लीगल एक्सटोर्शन ऑफ द मनी। तो चलिए इसमें देखते हैं। टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है। टैक्स दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स और ब्लैक मनी टैक्स। इनडायरेक्ट में क्या है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स में समझ आएगा, ब्लैक मनी टैक्स क्या है। इंडिया के बाहर का जो काला धन है उस पर जो टैक्स लगता है उसको ब्लैक मनी टैक्स बोलते हैं। इंडिया की जो ब्लैक मनी है, आज भी इनकम टैक्स, जो इंडिया में जो ब्लैक मनी रखी हुई है, मतलब इंडियन जो ब्लैक मनी, उस पर आज भी इनकम टैक्स लगता है। लेकिन जो इंडिया के बाहर स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा, तो उस पर ब्लैक मनी टैक्स लगता है। अब नीचे आ गए हम, वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। भाई इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स ही क्यों बोलते हैं, अलग क्यों नहीं, जीएसटी क्यों नहीं बोलते डायरेक्ट टैक्स। तो अब देखते हैं। ये टैक्स पेयर है मिस्टर ए, ये गवर्नमेंट है। मिस्टर ए महीने के बेसिकली 1 करोड़ रुपए कमाता है अपने बिजनेस से, और ये गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बोला कि भाई आप इतना पैसा कमाते हो, कुछ वेलफेयर के लिए हमें पैसा दो ताकि हम भी कंट्री का वेलफेयर कर पाए। तो इसी केस के लिए बेसिकली टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को पैसा दिया। टैक्स पेयर जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, तो वो बेसिकली क्या हो गया, हमारा टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि डायरेक्टली ये बंदा दे रहा है किसको, इसको, ये। लेकिन फिर गवर्नमेंट बंदे में क्या दे रही है, उसको बेनिफिट्स दे रही है, तो उसको टैक्स के थ्रू मिलते हैं। तो टैक्स पेयर यहाँ दे रहा है पैसा और गवर्नमेंट ने इसको दिया, इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं। बीच में कोई भी बीच में नहीं होता, लाइक कोई भी बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। टैक्स पेयर कौन होता है, टैक्स पेयर को क्या बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, एसएसए। एसएसए जिसका असेसमेंट किया जा रहा है, एसएसए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली टैक्स को देखने के लिए बोर्ड बना रखे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब मोदी जी को आके देखेंगे नहीं कि मतलब हाँ टैक्सेशन कितना है, या कोई दूसरा गवर्नमेंट मंत्री तो आके देखेगा नहीं टैक्स क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस काम को बल्कि बना, मतलब ठीक करने के लिए, जैसे कोई भी कंपनी होती है, कंपनी में सीईओ थोड़ी ना सारे काम करता है। पता चला सीईओ मशीनरी देख रहा है, फिर सीईओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया, वो सारे काम अकेला बंदा नहीं देख सकता। वो क्या करता है, बंदे अपॉइंट कर देता है अपने नीचे, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन मैनेजर है, एचआर के लिए एचआर मैनेजर है, फिर उसके बाद जो सेल्स मैनेजर है सेल्स के लिए, उनके बाद एक उनका सबसे बड़ा मैनेजर होता है जनरल मैनेजर, जो सारे काम को मैनेज करता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर प्लांट हेड होता है। तो इसी तरह वो लोग पर्सनस अपॉइंट कर देते हैं जो इस काम को करेंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स को देखने के लिए बोर्ड बना दिया, सीबीडीटी। तो सीबीडीटी बोर्ड बेसिकली किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे सीबीडीटी बोर्ड है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अब नीचे क्या हुआ, उसके नीचे आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी ने क्या किया, अब दो डिपार्टमेंट बना दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी वगैरह जो
सीबीडीटी ने टैक्सेशन के कंप्लाइंस को देखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया है। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं जो इस काम को करते हैं, मतलब वही कंप्लाइंस देखते हैं लोगों का जाके कि वो कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। इनकम टैक्स ऑफिसर्स के नीचे क्या होते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर एक ही बंदे को बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पोजीशंस का फर्क होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स में आप ये बोल सकते हो जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जो सीधा बेसिकली सीधा रेड नहीं करते, सीधा एसएससी के पास नहीं जाते और अपने बिहार पे अपने जो जूनियर्स हैं उनको भेजते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए और नीचे असेसिंग ऑफिसर्स हो गए। जो इनकम टैक्स ऑफिसर इसलिए बेसिकली इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि सीधा गवर्नमेंट को दिया जा रहा है और गवर्नमेंट टैक्स ले रही है बिहार पे। अब नीचे देखते हैं गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिली टैक्सेशन वगैरह लेने में, मतलब कहाँ से गवर्नमेंट के पास पावर आई कि आप टैक्सेशन कलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली पावर ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिली। सेवन शेड्यूल टू द आर्टिकल 246, बेसिकली सेवन शेड्यूल दे रखा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 में। इसमें तीन लिस्ट बनाई गई है, पहली है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, फिर है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन मैटर हैं, जो जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, तो वो सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट जिस पर कानून सारे स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं वो सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। और स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जिस पर कानून बना सकते हैं तो वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में आते हैं हमारे। अब जैसे डिफेंस और आर्मी है सारी भारत सरकार के अंडर आती है। स्टेट पुलिस है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इस तरह। कॉन्करेंट लिस्ट जीएसटी, जीएसटी दोनों के अंडर आता है। यहाँ सेंट्रल जीएसटी सरकार लगाती है, वहाँ जीएसटी स्टेट लगाता है। जो इनकम टैक्स है यूनियन लिस्ट से आया है, इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है। एंट्री नंबर 82 से आया है ये प्रोविज़न, एंट्री नंबर 82 का ये प्रोविज़न वहाँ से आया है। तो यूनियन लिस्ट में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 82 टैक्स ऑन द इनकम एग्जेम्प्ट द एग्रीकल्चर इनकम, बेसिकली आप एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते। जो इनकम टैक्स है आपका एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग चलता है, जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, बेसिकली पूरे इंडिया पे चलता है ये। 1/4/1962 से स्टार्ट हुआ था। स्टेट लिस्ट में गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली कानून बनाती है, एंट्री नंबर 46 के अकॉर्डिंग, एंट्री आपको याद नहीं करनी। टैक्स क्या लगता है, एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है और स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकते हैं खाली। उसके बाद आपकी कंकरेंट लिस्ट आ गई एसजी और एसजी के अकॉर्डिंग, तो ये बेसिकली ऐसे काम करते हैं। सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ कहाँ से आए, कहाँ से इन लोगों ने बोला कि मतलब हाँ इनकम टैक्स लॉ हमें बनाना चाहिए। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है, एप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया पे, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ आया कहाँ से है, सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू आया है आपका इनकम टैक्स लॉ। सो इनकम टैक्स रूल्स 1962 और एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लेकर आई जाते हैं। लाइक आपका एक बार एक्ट बन गया 1961, फिर अगर उसमें कोई अमेंडमेंट कर दी गई, लाइक मेरे को अमेंडमेंट करनी है कि ये टैक्सेशन रेट हर साल जो अमेंडमेंट होती है, जो स्लैब हमारी चेंज होती है, आपको क्या लगता है कि मतलब टैक्सेशन का लॉ चेंज किया जाता है? नहीं, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू होती है। फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 21 आने वाला है अभी। तो फाइनेंस एक्ट जो हमारा बजट के टाइम पे पेश किया जाता है ना कि ये स्लैब्स होंगी और ऐसे बनेंगी, तो वो फाइनेंस एक्ट होता है हमारा, जो बजट के टाइम पे फाइनेंस बिल लाया जाता है। बाद में से लोकसभा और राज्यसभा में पास कर देते हैं। तो ये सर्कुलर, और जो सर्कुलर इशूड बाय द सीबीडीटी होते हैं वो क्या होते हैं, जो इनकम टैक्स की चेकिंग करते हैं ऑफिसर्स को डाउट आ जाता है, तो इसलिए चेकिंग को स्मूथ बनाने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। और इस डाउट का मतलब ये है कि ये बताता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उस सर्कुलर को कैसे ठीक किया जाएगा और कैसे चीज़ें उसके रिगार्डिंग हमें बेटर बनानी है, तो वो बेसिकली सर्कुलर ऐसे इशू किए जाते हैं। जो सर्कुलर इशू किए जाते हैं सीबीडीटी के टाइम पे, जो सर्कुलर सीबीडीटी इशू करता है वो ओनली ऑफिसर्स पर एप्लीकेबल होते हैं, दूसरे बंदों पर नहीं। खाली वो ऑफिसर्स पर एप्लीकेबल होंगे कि ऑफिसर्स इनको फॉलो करेंगे।
टैक्स पे करने वाला जो सर्कुलर है वो फॉलो भी कर सकता है, टैक्स पे करने वाला सर्कुलर को फॉलो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है, कंपलसरी है तो फॉलो करना। ये नोटिफिकेशन इशू की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा। अगर किसी चीज़ को इमीडिएटली इफेक्ट से लागू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है कि हाँ इसको फटाफट लागू करो, जो कंपलसरी फॉलो किए जाते हैं टैक्स पेयर के द्वारा भी और ऑफिसर्स के द्वारा। नोटिफिकेशन फॉलो किए जाएंगे सर्कुलर, लेकिन ऑफिसर्स फॉलो करेंगे। जुडिकल डिसीजंस कैसे होते हैं? कोर्ट को जो डिसीजन दिया गया है, दिया टैक्स पेयर ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में, सुनने के बाद वो बेसिकली जुडिकल डिसीजन होता है। कोर्ट को जो डिसीजन दिया पेयर ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केस को सुनने के बाद वो जुडिकल डिसीजन है। बेसिकली उन लोगों ने ये डिसीजन दे दिया कि हाँ इसमें ही सुनाई होगी। एग्जाम्पल ए, अगर टैक्स पेयर है उसकी इनकम थी 5 लाख रुपए, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि 8 लाख रुपए है। अब दोनों कोर्ट में इस केस में कोर्ट जो डिसीजन देगा तो वो जुडिकल डिसीजन माना जाएगा, एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेयर एंड द ऑफिसर ऑल्सो। सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में क्या है? पर्सन किस चीज़ को इंक्लूड करता है? इंडिविजुअल, एच यू एफ, फर्म, कंपनी, ए ओ पी, बी ओ आई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बोर्ड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल क्या होता है? नेचुरल पर्सन, मैन और वुमेन। एच यू एफ क्या है? फैमिली एंटिटी है, ओनली हिंदू फैमिलीज, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, और बेसिकली इसमें हेड ऑफ द फैमिली करता होता है, अदर मेंबर कोर्ट पार्टनर्स होते हैं। एच यू एफ बनाने में एक से ज़्यादा मेल मेंबर की जरूरत होती है क्या? अगर एक भी मेल मेंबर नहीं है तब भी चला सकते हैं एच यू एफ, इस टाइम पे अब अमेंडमेंट्स आ गई इसमें। फर्म कैसे काम करती है? पार्टनरशिप फर्म होती है, एल पी होती है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एल पी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है एल एल पी में भी। कंपनी कैसे काम करती है? जो कंपनी एक्ट 2013 लगता है इस पर, एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के हिसाब से एबीसी ने मिलकर अगर काम शुरू किया तो वो होगा। लोकल अथॉरिटी कैसे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेसिस में काम कर रही है। आर्टिफिशियल जुडिशियल कैसे होगा इसमें? टेम्पल्स, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। एसएससी कौन होगा? कोई भी पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, जिस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी लग रही है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको बेसिकली एसएससी बोल सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? डीम्ड एसएससी होगा और एसएससी इन द डिफॉल्ट। जब किसी पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है तो वो एसएससी, जैसे किसी बंदे ने टैक्स पे किया तो उसको हम एसएससी बोलते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होगा? FY 2021 इनकम टैक्स पेमेंट के हिसाब से जो टैक्स पेमेंट कर रहा है 12 मंथ का पीरियड लगेगा उसमें, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और जो प्रीवियस ईयर कैसे होगा इसमें? 19-20 के टाइम पे प्रीवियस ईयर होगा, इनकम अर्निंग ईयर उसको हम बोलेंगे। मतलब अगर मेरा टैक्स इस साल लग रहा है तो मेरा असेसमेंट ईयर तो 20-21 है, लेकिन मेरे पिछले साल की इनकम में टैक्स लगेगा ना, इस साल की इनकम में कैसे लग सकता है? इस साल की इनकम तो मेरा कमाई ही नहीं है, तो इसलिए असेसमेंट ईयर वो होता है जो जिसमें टैक्स पेमेंट की जाती है, 12 मंथ का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। इनकम अर्निंग ईयर न्यू बिजनेस के टाइम पे, फ्रॉम द डेट ऑफ द न्यू बिजनेस 31 टू 31 मार्च। आपने अगर 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया, 1 दिसंबर को किया तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, अगर 1 मार्च को भी शुरू किया तो 1 मार्च से 31 मार्च। दूसरे केस में पुराने बिजनेस के टाइम पे 1 अप्रैल से 31 मार्च। कंपनी मैंने 1 सितंबर को स्टार्ट की थी तो मेरा पहला ईयर कौन सा होगा? 1 सितंबर से 31 मार्च, या 1 मार्च को भी की हो, 1 मार्च से 31 मार्च। जनरल रूल क्या होगा? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, राइट। पिछले साल की इनकम को आप टैक्सेबल करोगे। एक्सेप्शन व जनरल रूल, इस एक्सेप्शन क्या है जनरल रूल से? केसेस वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। बेसिकली कुछ केसेस क्या होंगे जिसमें इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल हो जाएगी प्रीवियस ईयर में? इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, बेसिकली नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस आपका इंडिया में बिजनेस काम ही नहीं कर रहा, शिपिंग का बिजनेस है, तो उसमें उस केस में आपकी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, जब हुई है तभी टैक्सेबल कर देंगे। इनकम ऑफ द पर्सन लीव द इंडिया परमानेंटली फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, कोई बंदा देश छोड़ के जा रहा है तो उसको फटाफट टैक्स लगाओ। इनकम ऑफ द डिसकंटिन्यूस बिजनेस, बिजनेस बंद कर दिया, उसी तभी टैक्स लगा दो उस पर जितना बनता है, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इनकम ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट्स फॉर द अवॉइडिंग टैक्स, कोई बंदा है वो बेसिकली ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है एसेट्स को टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तभी उसको टैक्स लगाओ ऑन द सपोर्ट। AOP, BOI, AGP फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, बेसिकली AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन आपका बनाया गया है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। दिवाली आने वाली थी,
बेसिकली दो बंदों ने मिलकर कंपनी खोल दी कि चलो दिवाली पे गिफ्ट्स और लॉटरी का बिजनेस करने के लिए हम लोग एक जॉइंट वेंचर खोल लेते हैं, एओपी बना लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बनी थी। तो दिवाली खत्म हुई, उसी साल आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगले साल तक वेट नहीं करेंगे। केसेस वेयर द इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कम्स टू अ नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट। कुछ ऐसे केसेस जो बेसिकली उसी साल टैक्सेबल हो गए जो डिपार्टमेंट के नोटिस में आए हैं। लाइक ब्लैक मनी वगैरह का। तो बैंक बेसिकली इंडियन बैंक अकाउंट के पैसों पर एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सेक्शन 68, 69, 69 बी, 69 सी। कैश क्रेडिट, कोई भी ऐसा पैसा जो क्रेडिट किया गया है एसएससी की बुक्स में, लाइक बैंक अकाउंट में करोड़ों आ रहे हैं, भाई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इसको देखो कैसे आ रहे हैं और ऑन द स्पॉट टैक्सेबल करो इसको। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मनी, बेसिकली पता ही नहीं कहाँ से पैसा आया है, कहाँ डाल रखा है, उन्हें पता ही नहीं, मतलब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। एसएससी मेड द इन्वेस्टमेंट और फाउंड टू बी ओनर ऑफ द एनी एसेट्स, मनी और द ज्वेलरी नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स। बेसिकली एसएससी ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, काफ़ी सारी ज्वेलरी है, काफ़ी सारी एसेट्स है, लेकिन उसने किताबों में दिखाई नहीं रखा। सेक्शन 69 बी, इन्वेस्टमेंट मनी नॉट फुली डिस्क्लोज, इन्वेस्टमेंट और मनी ऑल्सो डिस्क्लोज किया ही नहीं। 2 करोड़ की ज्वेलरी थी, बेसिकली 2 करोड़ की ज्वेलरी शो की है, बट एक्चुअल में वो 10 करोड़ की है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एसएससी ने इंकर किया कोई एक्सपेंडिचर, सैलरी 10,000 रुपये है बट BMW खरीद रखी है, तो कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन केस में क्या होता है, टैक्सेबल होती हैं जब ये नोटिस में आ जाते हैं डिपार्टमेंट के, तभी इनको ऑन द स्पॉट टैक्सेबल करो। एसएससी इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स, उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है सोर्स का। तो इन चीज़ों को आप तभी टैक्सेबल करो जब आपके डिपार्टमेंट के नोटिस में आ जाए। तो दोस्तों बेसिकली ये था आज की वीडियो के लिए। हम जो वीडियो लेक्चर्स आपने छोटे रखेंगे क्योंकि लंबे लेक्चर्स रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम रहती है और बेसिकली फिर आप बोर भी हो जाते हो। तो आज की वीडियो के लिए यही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें।